सो केमिकल इक्विलिब्रिया को जानने के पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है। इक्विलिब्रिया इज अ पोजीशन और यू कैन से द कंडीशन। उस केस में क्या होता है, देयर इज नो ऑब्जर्वेबल चेंजेस, मतलब कोई भी वहां पे चेंज आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जर्वेबल चेंज वहां पे, मतलब कुछ भी आप ऑब्जर्व करना चाहोगे तो उस पोजीशन में हमें लगेगा कि कोई जो भी प्रोसेस है वो स्टैटिक है, या अगर रिएक्शन हो रही है तो वो रिएक्शन हमें पता नहीं चलेगी कि एक्चुअल में रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। अब हम बात करें इक्विलिब्रिया की, थोड़ा सा फास्ट में चलूंगी क्योंकि लास्ट लेक्चर आप लोग कर चुके हो। तो इक्विलिब्रियम में 2 पॉइंट होता है, एक टाइप का होता है स्टैटिक, और दूसरा जो टाइप का इक्विलिब्रिया होता है वो होता है डायनेमिक, ठीक है बेटा। स्टैटिक की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक में सपोज करो आपके पास तराजू है ये, ठीक है, और इस तराजू पे हमने इक्वल वेट रखा है, यानी कि यहाँ पे ये W1 है और यहाँ पे ये W2 है, तो ये W1 और W2 दोनों ही इक्वल है। तो इस केस में क्या होगा, ये बिल्कुल स्टैटिक होगा। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं शो होगा, तो इसको हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रिया, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। और स्टैटिक इक्विलिब्रिया बेसिकली हम किस में देखते हैं, फिजिक्स में। डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक इक्विलिब्रिया हम डिस्कस करते हैं किसमें, केमिस्ट्री में, ठीक है। अब केमिस्ट्री में किसमें हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम केमिकल रिएक्शन देखें, केमिकल रिएक्शन में मिलेगा, या फिर हमें मिल सकता है कुछ फिजिकल चेंजेस में भी, सारे फिजिकल चेंजेस में नहीं, सम फिजिकल रिएक्शन या फिर चेंजेस, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में कैसे होगा, सपोज करो मेरे पास ये रिएक्टेंट है। इक्विलिब्रिया को किस साइन से डिनोट करते हैं, आपको भी पता है कि जो इक्विलिब्रिया होती है इट इज ओनली ऑब्जर्व इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में देखने को मिलेगी। इरिवर्सिबल रिएक्शन में ये देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इरिवर्सिबल जो रिएक्शन होती है वो एक डायरेक्शन में होती है, और जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो बोथ डायरेक्शन में होती है, तभी तो इक्विलिब्रिया मेंटेन होगा। तो अगर हम बात करें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की, ठीक है, क्या बात करें हम, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर इक्विलिब्रिया का पोजीशन आता है, टाइम आता है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, जिस रेट से आर पी बनाएगा उसी रेट से पी भी आर बनाएगा। इसका मतलब क्या होता है, रेट जो होता है, जो कंसंट्रेशन, इस जो ब्रैकेट में ये दिखा रही हूं ना, दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन। तो जो कंसंट्रेशन है आर का, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये जब होता है तो जिस दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो हमें तो कुछ चेंज ही नहीं दिखेगा, ऑब्जर्वेबल चेंज। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में ऑब्जर्वेबल चेंज क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में तो आपका प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ठीक है, ये सब में हमें कोई चेंज नहीं दिखेगा। लेकिन रिएक्शन तो हो रही है, एक्चुअल में रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ये इसमें जितनी रेट से ये पी बना रहा है उतनी ही रेट से पी जो है आर बना रहा है। देखने में हमें ये लग रहा है बेटा जी कि हमारी रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन हो रही है, तो हो रही है, बट दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए हमें रिएक्शन में कोई चेंज नहीं दिख रहा है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रिया को हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रिया, जहां पे रिएक्शन तो हो रही है बट हमें देखने में पता चलता है कि रिएक्शन नहीं हो रही है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको, डायनेमिक और स्टैटिक इज क्लियर, सब लोग मुझे बताओ, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट, वो हमारा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया होगा। वो होगा हमारा, दो टाइप का इक्विलिब्रिया होता है, फर्स्ट वन इज फिजिकल और सेकेंड वन इज केमिकल। केमिकल को मैं बाद में डिस्कस करूंगी एक साथ, अभी हम फिजिकल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल इक्विलिब्रिया क्या होता है, इट इज प्रेजेंट
ड्यूरिंग स्टेट चेंज और डिसोल्यूशन। ठीक है, स्टेट चेंज का मतलब क्या है, देखो जी, H2O लिक्विड है और ये जो है चेंज हो रहा है H2O गैस में। कब होगा ये, जबकि हमारा कंटेनर क्या हो, क्लोज हो। क्लोज कंटेनर होगा, ऊपर से हमने बंद कर दिया, यहाँ पे हमने पानी रख दिया, ठीक है ना, पानी रख दिया। अब सपोज करो यहाँ से इसको हीट मिल रही है, हीट मिल रही है तो क्या होगा, ये वेपर बन के ऊपर उड़ेगा। अब ये वेपर जो है स्केप आउट नहीं हो रहा है, स्केप आउट नहीं हो रहा है मतलब बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि ये जो है वो क्लोज कंटेनर है। ठीक है, क्लोज कंटेनर है। तो क्या होगा इस केस में, इस केस में क्या होगा कि कुछ समय बाद जो है ये वेपर जो है, जब हीट देना बंद करेंगे तो कुछ समय बाद ये जो वेपर है वो कंडेंस होके लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले लिक्विड वेपर में चेंज हुआ और फिर जो है कंडेंस होके वेपर लिक्विड में चेंज होगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर rate of vaporization is equal to rate of condensation। दोनों का रेट बराबर हो जाएगा और इसी कंडीशन को कहेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक और ये केमिकल इक्विलिब्रियम को मैं बाद में डिस्कस करूंगी, अभी नहीं। तो ये होता है आपका हमारा फिजिकल। फिजिकल मतलब जितने स्टेट चेंज हो गए, अगर नमक को पानी में घोला तो वो सोल्यूशन वाला भी केस आ जाएगा, तो उस केस में जो इक्विलिब्रिया होगी उसको हम बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रिया। ठीक है, तीसरे तीसरे टाइप का जो एक होता है इक्विलिब्रियम का टाइप जो होता है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जो तीसरा टाइप है वो है आपका होमोजेनस और हेट्रोजेनस। क्या है ये, देखो होमोजेनस में फेज ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज सेम, और हेट्रोजेनस में क्या होगा, फेज ऑफ reactant and product are different। ठीक है, इस केस को ले लो, इस थोड़ा फास्ट जा रही हूं बेटा, इस केस को ले लो। इस केस में देखो रिएक्टेंट ये है, इसका फेज क्या है, लिक्विड है, और इसका फेज क्या है, गैस है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रिया को कहते हैं हम हेटेरो। ठीक है, दूसरा इक्विलिब्रिया ले लो, N2 प्लस 3H2, ये भी गैस, ये भी गैस, रिवर्सिबल 2NH3, ये भी गैस। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे ही एक फेज में है, तो इस टाइप के इक्विलिब्रिया को हम बोलेंगे होमो। ठीक है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। कितने टाइप के इक्विलिब्रिया हो गए, स्टैटिक, डायनेमिक, फिजिकल, केमिकल, हेटेरो, होमो। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ इक्विलिब्रिया। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली कंप्लीटली, अब हम पढ़ेंगे आपको केमिकल इक्विलिब्रिया के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रिया। केमिकल, चलो मेरे पास एक रिएक्शन है बेटा आर पी। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रिया क्या कहता है, शुरू में देखो क्या होगा, इनिशियली देखो अगर हमारे पास T इज इक्वल टू 0 है, शुरू हमने रिएक्शन की शुरुआत की है, जब हम रिएक्शन की शुरुआत करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में क्या प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा। उस समय प्रोडक्ट का कोई नामो निशान नहीं होगा, उस समय प्रोडक्ट हमारा प्रेजेंट नहीं होगा। तो जब हमारे पास T इज इक्वल टू 0 यानी इनिशियल जब होगा, तो सपोज करो कि A का अमाउंट कितना है, R का अमाउंट कितना है, A है, उस समय जो P है वो क्या है, 0 है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, सपोज करो 10 मिनट के बाद हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। ठीक है, इस केस में क्या हुआ कि ए का कुछ पार्ट टूट के पी में कन्वर्ट हो गया, सपोज करो वो पार्ट है एक्स, तो ए माइनस एक्स और ये कितना बन गया, एक्स। ठीक है ना, इस कंडीशन पे क्या होगा,
इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, मतलब इक्विलिब्रिया क्या हो गया, मेंटेन हो गया, अप्रोच मतलब मेंटेन हो गया, वहां पे पहुंच गया। ठीक है, अब क्या होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, देखो एक बार देखो, जो ये दो रिएक्शन हो रही है आर, ये पी, ठीक है ना, ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम होने के बाद जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो पी भी टूट के क्या बनाएगा, आर बनाएगा। तो जब ये पी टूट के आर बनाता है तो ये रिएक्शन किधर होती है, पीछे की डायरेक्शन में हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन। अब क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड, मतलब जिस जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, ठीक है, इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन होगी उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन होगी, तब हम उस कंडीशन को कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। तब हम उस कंडीशन को कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। देव, अभी स्क्रीन दिख रही है, अभी ये क्लियर हो गया। रेट इक्विलिब्रियम पोजीशन आने पे क्या होता है बच्चा पार्टी, इक्विलिब्रियम पोजीशन आने पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। ठीक है ना, तो मतलब दोनों तरफ जो दो डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रही है उन दोनों डायरेक्शन में रेट जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग बताओ जल्दी से, ख्याति, मनोज, नंदिनी, अंजनी, सब क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे, अब हम डिड्यूस करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे निकाले। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक लॉ। क्या है वो लॉ, ये है लॉ ऑफ, अच्छा इसके बाद एक चीज और बता रही हूं मैं, अभी ग्राफ डिस्कस करूं फिर मैं लॉ डिस्कस करूंगी। ठीक है ना, ग्राफ डिस्कस करते हैं, ग्राफ। हाँ जी, मैंने आपको बताया कि शुरू शुरू में रिएक्शन मिक्सचर में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट रहेगा, ठीक है ना, लेकिन जब कुछ समय बाद जब आफ्टर सम टाइम क्या होगा, धीरे धीरे आर की वैल्यू, मतलब आर का जो कंसेंट्रेशन है वो कम होगा, कम होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि प्रोडक्ट का बनना चालू हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ समय जाने के बाद आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो। ठीक है, यानी कि आर का जो कंसेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगा। शुरू में क्या होगा, प्रोडक्ट की वैल्यू एकदम जीरो होगी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है, लेकिन जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी, जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करना शुरू होगी, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ना शुरू होगा, थोड़ी देर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, उसके बाद कुछ समय बाद जाके वो भी, उसकी भी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों क्यों कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम मेंटेन होने आने के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ठीक है, तो ये है हमारा कंसेंट्रेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ टाइम के हिसाब से, तो बेटा जी एक बात बताओ, इनिशियली अगर मैं आर की बात करती हूँ, जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी बात, तो जब यहाँ मेरा t इज इक्वल टू 0 था तो r का अमाउंट मैक्सिमम था, ये वाला, ये कितना अमाउंट था, a था, सपोज करो। यहां से क्या हुआ, r का अमाउंट, क्या हुआ, r का अमाउंट घटना शुरू हुआ और कुछ समय जाके बाद कांस्टेंट हुआ। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन की, ठीक है, तो ये हो गया कंसेंट्रेशन, ये आपका हो गया टाइम, ये किसका कंसेंट्रेशन है, अगर मैं इस ब्रैकेट में दिखा रही हूं ना तो ये मतलब कंसेंट्रेशन को सो, t इज इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट का अमाउंट 0 था, इनिशियली 0 था, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ा बढ़ा, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो, तो ये किसका है, प्रोडक्ट। हाँ जी, क्लियर है यहां से,
ये ग्राफ क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है ना? हाँ, तो ये क्लियर हो गया आपको ग्राफ कि शुरू शुरू में क्या होगा, जैसे जैसे हम रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे तो हमारा रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा, और जैसे जैसे हम रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे हमारा प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है ना, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर दोनों का जो रेट होगा फॉर्मेशन का, दोनों का जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। तो अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं इन दोनों को कंबाइन करके बेटा जी, तो वो ग्राफ कैसा होगा, देखो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया टाइम, ऐसे ग्राफ आएगा डिक्रीज होने वाला। ठीक है, ये किसका होगा, आर का। चलो दूसरा ग्राफ बना दूं मैं। ये जो ग्राफ होगा प्रोडक्ट, इस पॉइंट पे जहां ये दोनों कट करेंगे यहां पे इक्विलिब्रियम अटेन्ड, और उसके बाद दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाने लगेगी, इक्वल हो जाने लगेगी, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वेशन रिएक्शन इक्वल हो जाएगा। ये कंबाइंड ग्राफ समझ में आया बच्चा पार्टी? हाँ, थर्ड ग्राफ ही तो बता रही हूं अभी। शुरू इन दोनों को कंबाइन कर दो। शुरू में क्या किया, देखो बता रही हूँ, देखो प्रिया एंड कोई एक और था, किसी ने पूछा था, देखो यहां से क्या किया, इस ग्राफ को, ये नीचे वाला जो ग्राफ है वो रिएक्टेंट का ग्राफ है जो येलो वाला है, ठीक है प्रिया? तो क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ देखो ये डिक्रीज हो रहा है ना, और प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, ये वाला ग्राफ है यानी ये ब्लू वाला, तो प्रोडक्ट देखो बढ़ रहा है ना, बढ़ेगा। अब जहां पे ये दोनों को एक ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे वो क्या पॉइंट हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, यानी कि उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगी। और उसके बाद अगर कोई हमने बाहर से चेंज नहीं किया तो इक्विलिब्रियम के बाद जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, इसलिए दोनों की ही कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। अभी क्लियर हुआ प्रिया? किसी और को भी डाउट था? कौन था, अंजलि? तो मतलब अगर आपको 3-4 ग्राफ दिया जाए, ठीक है ना, 3-4 ग्राफ दिया जाए, अब इस क्लास में तो मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे थ्योरी ज्यादा करानी है, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको 3-4 ग्राफ दिया जाए, ठीक है, और 3-4 ग्राफ में आपको आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्टेंट का कौन सा ग्राफ है और प्रोडक्ट का कौन सा ग्राफ है, तो जब भी ग्राफ में ऐसे डिक्रीज वाला आएगा, डिक्रीज फिर कांस्टेंट, डिक्रीज फिर कांस्टेंट, ठीक है ना, तो वो जो ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ होगा, रिएक्टेंट का। और अगर किसी ग्राफ में प्रोडक्ट के लिए पूछा जाए, कैसे आइडेंटिफाई करोगे मैं ये बता रही हूं, तो बस तुम इन दोनों को देखते रहो। रिएक्टेंट के केस में ग्राफ ऐसे हो जाएगा, डिक्रीज कांस्टेंट, डिक्रीज कांस्टेंट, डिक्रीज कांस्टेंट, डिक्रीज कांस्टेंट। और प्रोडक्ट के केस में इंक्रीज कांस्टेंट, इंक्रीज कांस्टेंट, इंक्रीज कांस्टेंट। ये क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है। तो आपको ना ग्राफ पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो ग्राफ में क्वेश्चन पूछने दिमाग में यही रखना है कि भैया जब रिएक्शन शुरू हुआ तो रिएक्टेंट ही था हमारे पास, और जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होगा रिएक्टेंट ही तो कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बनाएगा। इसका मतलब रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा इनिशियली कम होगा, कम होगा, कम होगा, उसके बाद जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगी तो कांस्टेंट हो जाएगा, और इसका उल्टा प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए सुषमा जी कुछ कह रही हैं, बताइए, मैसेज कर दिया करो। ओके, आगे चलेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये अब हम आ गए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या करता है, तो ये जो पीपीटी मैं आपको शेयर करूंगी ना, एक नेक्स्ट क्लास के बाद आप लोगों को शेयर करूंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ना कंबाइंड डेटा है,
तो जब नेक्स्ट क्लास में और डेटा पढ़ाऊंगी और क्वेश्चन कराऊंगी तब ये पीपीटी आपको शेयर करूंगी पीडीएफ के फॉर्म में, तब मैं आपको शेयर करूंगी। तो आपको ना मैंने पढ़ाया अलग है और मैटर अलग लिखा है, इसलिए परेशान मत होना। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें तो ये क्या कहता है कि सपोज कीजिए कोई रिएक्शन है ए प्लस बी। हम केमिकल इक्विलिब्रियम में जिस रिएक्शन की बात करेंगे वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, हम किसी और रिएक्शन के बारे में बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो स्मॉल ए बी सी डी है ये क्या है, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसको आप नंबर ऑफ मोल्स कहते हो। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, द रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी हो, फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द active masses of directly proportional to the active masses of reactant raised to the power of their stoichiometric constant। stoichiometric constant, ठीक है। हाँ, तो ये कहता है, अब इसका मतलब क्या कहोगे मैम, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक एक टर्म का मतलब समझा रही हूँ। एक्टिव मास, ये एक नया टर्म आया है एक्टिव मास, इसको मैं बताऊंगी आपको। और फिर ये कह रहा है कि ये प्रोपोर्शनल है क्या, रेस टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेस टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूं तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट स्मॉल आर इज प्रोपोर्शनल टू द कंसर्न एक्टिव मासेस। तो एक्टिव मासेस को इसी से दिखाते हैं, ए एक रिएक्टेंट हो गया और ये दूसरा रिएक्टेंट, रेस्ट टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट, दिस इज द स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो ये किसके पावर हो जाएगा, ए, और ये किसके पावर हो जाएगा, बी। एक्टिव मास क्या होगा, एक्टिव मास इज कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास इज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना बेटा। तो ये हमारा कहता है कौन, लॉ ऑफ एक्शन, मास एक्शन। आगे चलेंगे, इसी को देखेंगे। अब एक्टिव मास को थोड़ा समझते हैं। एक्टिव मास जो होता है, हम जो कंसिडर करेंगे इसको कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, ग्राम पर लीटर हो गया, ठीक है ना। फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, एक्टिव मास is taken as 1। हाँ जी, what is the meaning of pure solid and pure liquid? प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का मतलब है बेटा जी, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का मतलब है बेटा जी कि सॉलिड होना चाहिए एक तो, और लिक्विड का मतलब वो लिक्विड। हाँ, कौन बोल रहा है थर्मोडायनेमिक्स की पीपीटी, यार मेरे पास ना कौन है ये, खुशी, खुशी यार मेरे पास 5-6 और वही वाले लेक्चर है, सारे लेक्चर तो है नहीं मेरे पास, पर मैं देखती हूँ किसी और सर का दे दूंगी तुम्हें, ठीक है। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, एक्टिव मासेस प्योर लिक्विड। अब जैसे प्योर लिक्विड की तो जो मरकरी अपने का जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो प्योर लिक्विड के फॉर्म में, तो उस केस में उसका जो एक्टिव मास होगा वो 0 होगा, क्योंकि हम उसकी कंसंट्रेशन नहीं निकालेंगे। आपको भी पता है ना कि कंसंट्रेशन हमेशा सोल्यूशन में निकालते हैं। हाँ बेटा, ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है, ठीक है। और ग्रुप में वैसे खुशी ना 7-8-9 की पीपीटी पीडीएफ ऑलरेडी भेजी हुई है, आप ग्रुप में नहीं थे ना, इसलिए आपको पता नहीं होगा।
हाँ, तो अब मैं क्या कह रही थी, तो जैसे सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन के केस में अगर तुम बोलोगे कि मैम लिक्विड तो सोल्यूशन है, बट लिक्विड जो सोल्यूशन है ना वो प्योर लिक्विड नहीं है। प्योर लिक्विड का मतलब उस एलिमेंट, उस कंपाउंड का प्योर फॉर्म जिसमें पानी वानी कुछ ना ऐड हो। समझ रहे हो मेरी बात ना? तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए जो एक्टिव मास होता है वो क्या होता है, हम उसको 1 लेते हैं। ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन टर्म कहाँ आएगा, जब भी सोल्यूशन आ जाएगा। तो सोल्यूशन के केस में हम जो है कंसंट्रेशन एज्यूम करते हैं, उसमें एक्टिव मास हम 1 नहीं लेते हैं। चलो, यहां तक क्लियर है? तो एक बार बताओ, लॉ ऑफ मास एक्शन सबको क्लियर है? लॉ ऑफ मास एक्शन सबको क्लियर है? ठीक है, अब अब आगे चलेंगे। ठीक है ना? तो अब मेरे पास ना बेटा, इस रिएक्शन की हम बात करें तो मेरे पास 2 रिएक्शन, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को मैं और लिखती हूँ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के, तो ये हो जाएगा रेट R इज इक्वल टू, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट, तो हमने यहाँ पे K लिख दिया, A के पावर A, B के पावर B। दिस K इज व्हाट, रेट। ठीक है, दिस ए इज व्हाट, रेट कांस्टेंट। अब बेटा हमारे पास 2 रिएक्शन है, अब मैं दोनों रिएक्शन को अलग अलग लिखूंगी। जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हम लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन, तो क्या होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, ए प्लस सी प्लस डी, यही है हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसका रेट लिखे हम, रेट लिखे इसका, इस रिएक्शन का रेट लिखे, तो आर एफ, एफ क्या डिनोट करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मैं इस रिएक्शन, इस इक्वेशन को लूंगी, के एफ रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या हो जाएगा, ए टू द पावर ए, बी टू द पावर, ठीक है, बी टू द पावर बी। यह क्लियर है? चलो आगे चलेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन कैसे हो रही है, सी प्लस डी डी, किस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में, ए प्लस बी बी। अच्छा, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ये कौन सी रिएक्शन है, बैकवर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन। अगर इसके लिए मैं रेट लिखूं तो आर बी लिख देती हूँ, 20 मतलब बैकवर्ड, के बी लिख देती हूँ। अब मेरा रिएक्टेंट कौन हो गया, ये हो गया, तो सी के पावर सी प्लस, नहीं सर, डी के पावर डी। हाँ जी, दोनों रेट क्लियर हुआ, कैसे लिखा मैंने? हाँ यशमिता, हाँ बताओ तनु, क्या दिक्कत है इसमें, तनु और यशमिता, क्या दिक्कत है? हमने क्या किया, मैं पिछली स्लाइड पे जा रही हूँ, ठीक है, पिछली स्लाइड पे जा, हमने क्या किया यहाँ पे बेटा, हमने किया यहाँ पे कि जब मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था जब रेट जो होती है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, एक बैकवर्ड रिएक्शन होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये टूट के प्रोडक्ट बनाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन में ये टूट के प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, यशमिता और कौन, कोई और भी था, भूल गई नाम में। देखो आप लोग, अब अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की सिर्फ बात करूं, इधर वाले इस डायरेक्शन वाले रिएक्शन की, तो इस डायरेक्शन वाले रिएक्शन में अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन लगाऊंगी, ये वाला फॉर्मूला, तो क्या होगा, आर एफ मीन्स फॉरवर्ड, एफ मीन्स फॉरवर्ड, फिर ये के था, के की जगह हमने एफ लगा दिया, यानी कि फॉरवर्ड। ये एज इट इज हो गया क्योंकि ये रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है। यहां तक क्लियर हुआ अश्मिता, यशमिता, जल्दी बताओ, यशमिता, हाँ ठीक है, किसी और को भी डाउट था, नाम नहीं याद आ रहा है, कौन है वो, तनु, तनु बताइए। मैम एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन समझते हो ना, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ग्राम पर लीटर। 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, बोलो, मोलैरिटी वगैरह पता है ना, तनु,
हाँ, तो बस उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे बैकवर्ड रिएक्शन की। तो बैकवर्ड रिएक्शन हमारा क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा ये टूट के प्रोडक्ट बनाएगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये मेरा रिएक्टेंट हो जाएगा और ये मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो फिर इसके केस में जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन कराना है, तो क्या करना है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है बेटा जी, मैंने आपको बताया है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF is equal to rate of backward reaction, ठीक है, RB। RF की वैल्यू यहां से लिखो, RF की वैल्यू क्या है, KF, ये वाला, तो हमने लिख दिया KF A to the power A B to the power B, और बैकवर्ड का ये है, तो क्या हो जाएगा KB C to the power C एंड D to the power D। अब हमने क्या किया, KB को इधर ले आया, तो KF अपॉन KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, C टू द पावर स्मॉल c, D स्मॉल d, A टू द पावर A, B टू द पावर B, ठीक है बेटा। अब जो रेशियो ऑफ KF एंड KB है ना, इसी को बोलते हैं KC। क्या बोलते हैं, KC, एंड KC इज व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए बताइए मुझे यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हमने जो एक्सप्रेशन निकाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, जो हमने एक्सप्रेशन निकाला, कितने को क्लियर हुआ, कितने को नहीं हुआ, क्योंकि इस पे ना हजारों क्वेश्चन पूछते हैं। हर ऐसा कोई एग्जाम नहीं है ना जिसपे एक्सप्रेशन से क्वेश्चन ना पूछे। ये तो मैंने जनरल इक्वेशन बताया है, सिर्फ एक जनरल इक्वेशन मतलब जनरल रिएक्शन लेके, ठीक है ना। अब दो चार रिएक्शन ले लेती हूँ, उसके ऊपर बताती हूँ कि कैसे होगा। हाँ जी, सारे लोगों को क्लियर है, 30 बच्चे हैं, 30 में से कुछ 10 ही बच्चे जवाब देते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि थर्मो की डीपीपी मुझे चाहिए तो चाहिए। नहीं आएगा क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे ना, किस लिए बैठी हूं मैं यहाँ पे। बट डीपीपी तो करोगे ना बेटा, तुम्हारा नॉलेज भी तो चेक होना जरूरी है ना कि कितना तुमने पढ़ा है। समझ आ रही है मेरी बात। हाँ, मैंने माइक्रोफोन ऑन किया, चलो सेंड करूँ डीपीपी अगेन। तू तो ग्रुप में है ना अनुष्का, कि नहीं है ग्रुप में। ये इसका नाम देखना, अनुष्का 65, पलक 55, ये क्या नाम है, हाँ? तुम्हारी दोस्त है कि बहन हो तुम? अंजलि, मैंने नंबर जो दिया है उस नंबर से मुझे हेलो भेजो, ऐड कर दूंगी, ठीक है। हाँ तो अभी कर दूंगी, रुक जाओ, क्लास तो खत्म होने लो, उसके बाद कर दूंगी सबको ऐड। अच्छा, वही मैं सोच रही हूँ, अनुष्का पलक इज योर सिस्टर। तो पलक क्या, तो ये 65 और 55 रोल नंबर है? यस मैम, स्कूल रोल नंबर। वही तो। डीपीपी करोगे ना सारे? यस मैम। हाँ, आवाज नहीं आएगी अब, दो ही की आवाज आई अभी तक। सारे बोलो जल्दी से, यस मैम। यस मैम। डीपीपी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता कैसे चलेगा कि नंबर, अच्छा तुम्हारे वो स्टेट्स ऑफ मैटर वाले नंबर पता चलेंगे नहीं? किसी ने तो टेस्ट दिया ही होगा इतने में से। हम्म, पता चल गया कैसा है? बेटा मैंने डीपीपी ग्रुप में भेजा था, व्हाट्सएप ग्रुप में। कितने नंबर आया छाया?
किसी के नंबर ठीक ठाक आए हैं या खराब ही आए हैं? ठीक थे, चलो बढ़िया है, ठीक थे। तो बस 2 ही ने बताए हैं, 2 ही 3 ने बताया, सब तो बता भी नहीं रहे हैं कि नंबर मिला है। एक बार फिर से, हाँ जी, फिर से भेजते हैं एक बार। डीपीपी नोट सबको फॉरवर्ड करती हूँ दोबारा, ठीक है? भेज दूंगी। कम ही थे नंदिनी, कम क्यों थे? कम मत करो। अभी ना, अभी अभी डीपीपी करो, थर्मो का फिर टेस्ट होगा ना, तो फिर उसमें भी कम ही आ जाएंगे, ठीक है ना? चलो भाई आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन का फॉर्मूला हो गया, किसका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अच्छा, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा हम केसी लिखते हैं, ठीक है ना? इट इज एप्लीकेबल फॉर सोल्यूशन फेज। सोल्यूशन के केस में ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना? सोल्यूशन के केस में ये एप्लीकेबल है, इसीलिए हम इसको सी दिखाते हैं। सी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं केसी। केसी मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैथमेटिकली क्या होता है? केसी इज द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट टू बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, ठीक है? मतलब रेट कांस्टेंट। तो ये होता है हमारा केसी, ठीक है? आप बोलोगे मैम सोल्यूशन फेज में इसको अप्लाई करेंगे, तो क्या कोई और फेज है क्या जहां केसी अलग से होता है? तो बिल्कुल अलग से होता है। फॉर गैसियस सिस्टम, गैसियस सिस्टम जहां पे सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में हो, ठीक है ना? फॉर गैसियस सिस्टम हम केसी के जगह पे लेते हैं केपी। केपी क्या देता है? पार्शियल प्रेशर। व्हाई? बिकॉज द एक्टिव मास in case of gases is partial pressure। समझ आई बात क्या मैंने बताया? देखो जी, अब देखो कंसंट्रेशन में जैसे सोल्यूशन होगा तो तुम तो कंसंट्रेशन टर्म बताते हो, लेकिन गैस के केस में तो हम उसका पार्शियल प्रेशर ही मेजर करते हैं ना। तुमने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी जब क्लास किया था, तो जब भी हम गैस की बात करते हैं तो हम उसके प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है ना? तो जब भी रिएक्शन गैसियस फेज में होती है तो उस केस में हम क्या मेजर करते हैं? उसका पार्शियल प्रेशर। और जब गैसियस पार्शियल प्रेशर को मेजर करते हैं तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको केसी ना लिख के हम केपी ही लिखते हैं। लेकिन जो एक्सप्रेशन होता है वो सेम होता है, बस कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर आ जाता है, ठीक है ना? कैसे? देखो कैसे होता है, देखो। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो यहाँ पे एक गैसियस सिस्टम है, जैसे कि हमारे पास है ए गैस प्लस बी गैस, इट गिव सी गैस, ठीक है ना? सी गैस। अब इसका अगर एक्सप्रेशन लिखना होगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को पीए लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को हम पीबी लिखेंगे, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को हम पीसी लिखेंगे। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर। तो अब हम केपी कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर क्या है? पीसी रेस्ट टू द पावर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट सी डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है? पीए, इसका पार्शियल प्रेशर पीए ए बी। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एक्सप्रेशन फॉर द केपी, एंड केपी इज फॉर द गैसियस सिस्टम। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे यार, हम जो क्लास ले रहे हैं बच्चा पार्टी, मैं जो क्लास ले रही हूं अभी, ये है ग्रुप 18। गौरी
क्लियर हुआ? कौन सा है ग्रुप? 18। ठीक है, अगर आप इस ग्रुप में नहीं एडेड हैं तो कृपया मेरे दिए हुए नंबर पे हाय या हेलो भेजें, फिर हम आपको ऐड करेंगे। अभी मेरी बात आपको समझ में आई? नंबर आपके चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, देखिए नंबर, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए चैट बॉक्स। ये सूचना आप सब लोगों को क्लियर है कि अगर आप ग्रुप में एडेड नहीं है तो आपको क्या करना है बताइए? दिए हुए नंबर पे हाय और हेलो भेजना है। ठीक है, मैंने ना थप्पड़ लगाना है, नहीं मिल रहा है। चैट बॉक्स स्क्रॉल करो, एकदम स्टार्टिंग में मैसेज होगा। ये देखो, मेरे को मिल गया, ये देखो मिल गया मेरे को। तुम्हें कैसे नहीं मिल रहा है? लो भेज दिया। मिल गया। अच्छा मुझे बताओ, ये केपी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? केपी केसी वाला। डांट मम्मा जैसी है। अच्छा। चलो बढ़िया ही है। चलो केपी केसी क्लियर है, तो मैं 2 रिएक्शन दे रही हूँ, उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर क्लास खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। चलिए जी, तो पहला हमारा है क्वेश्चन कि हमारे पास है 2HCl, ठीक है, गैस। चलो पहले केसी वाला लिखवाती हूँ, नहीं तो आप ना कहोगे यार मैम आपने पहले ही दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कौन सा? कौन सा करेंगे? चलो कोई भी रिएक्शन लिख देती हूँ मैं, चलो उसमें अभी फेज मेंशन नहीं करती हूँ मैं, ऐसे ही लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है H2 प्लस O2, इट गिव्स 2H2O। ठीक है, ये मैं ऐसे कर दे रही हूँ, ये हो गया 2H2। इसके जरा केसी का भी एक्सप्रेशन लिखेंगे आप। ठीक है, इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखिए। दूसरा है आपका N2 गैस प्लस 3H2 गैस रिवर्सिबल 2NH3। इसका आप केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। चलिए, दोनों का एक्सप्रेशन लिख के कैसे बताओगे मुझे? चैट बॉक्स में लिख पाओगे? यस मैम, पर टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ तो टाइम है ना, टाइम लो, टाइम में क्या दिक्कत है? Yeah, I'm also mama of someone. I have 3 years old daughter. पर वो मेरे से पढ़ती नहीं है। वो कहते हैं ना, जब टीचर के बच्चे तो खुद से नहीं है। नंदिनी का आ गया, बहुत बढ़िया नंदिनी। चलिए भाई आंसर देना शुरू करो। सिर्फ नंदिनी को ही समझ आया क्या? ज्योति का आंसर आ गया, ज्योति ज्योति,
ज्योति एक मिस्टेक की है तुमने, H2 के ऊपर 2 कौन लगाएगा ज्योति? इसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है कि नहीं, तो ऊपर स्क्वायर होगा कि नहीं ज्योति? ज्योति रानी, गुंजन, गुंजन ने दूसरे का दिया है, अमोनिया का। ठीक है गुंजन, ठीक है मैम, लिखा है। नहीं ज्योति नहीं लिखा है। दिनेश, ठीक है चलो, मतलब आता है। अगर इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा अपन का Kc इज इक्वल टू सिंपल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H2 का स्क्वायर O2। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये पार्शियल प्रेशर के टर्म में होगा, तो ये हो जाएगा PnH3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई PN2 PH2 का क्यूब। ठीक है बच्चा पार्टी? ये प्लस किसने लिख दिया? निशा, प्लस कहां से आ गया निशा? देखो यहाँ कहीं प्लस नहीं होगा।